दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द ब्लैक पैंथर ऑफ शिवानी पल्ली। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में हैं। हमारी नई कहानी का नाम भी वही है, द ब्लैक पैंथर ऑफ शिवानी पल्ली। केनेथ एंडरसन कहते हैं, शिवानी पल्ली मुझे हमेशा से पसंद रहा है। इसकी वजह बैंगलोर के इसका पास होना और ये कि यहाँ वीकेंड पर आसानी से आया जाया जा सकता है। चांदनी रात में तो कुछ घंटों की यात्रा ही लगती है। बस बैंगलोर से डेनकनिकोट्टा तक लगभग 41 मील गाड़ी से चलना होता है। फिर आगे 4 मील और गाड़ी से जाकर गाड़ी छोड़नी पड़ती है। वहां से 5 मील का पैदल रास्ता आपको पहुंचा देता है शिवानी पल्ली। एक छोटा सा गांव रिजर्व फॉरेस्ट के बिल्कुल किनारे बसा है। इस छोटे से गांव के पश्चिम में करीब 3 मील दूर जमीन लगभग 300 फीट नीचे उतरती है और ढलान के साथ साथ एक नाला बहता है। गांव के दक्षिण में एक और नाला है जो तेजी से नीचे उतरते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर बहता है। कई छोटी झरनियां इसमें आकर मिलती हैं। फिर ये पहला नाला पश्चिमी घाटी के पायदान पर बहने लगता है। शिवानी पल्ली के पूर्व में जंगल फैलता हुआ एक फॉरेस्ट लॉज गुलहट्टी बंगला तक जाता है। गुलहट्टी खुद एक पहाड़ी ढलान पर लगभग 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गुलहट्टी के पूर्व में भी सीधी दूरी में लगभग 4.5 मील दूर अयूर नाम की जगह पर एक और फॉरेस्ट बंगला है और इससे 4 मील उत्तर पूर्व में वन विभाग का एक शेड है जो कुचुवाड़ी नाम की एक पथरीली पहाड़ी के पास बना है। यह इलाका चंदन के जंगलों के लिए जाना जाता है। इस शेड में चंदन की लकड़ी तौलने के लिए पुराने जमाने की बहुत बड़ी तराजू रखी है। जंगल से काटकर लाई गई चंदन की लकड़ी को डेनकनिकोट्टा स्थित फॉरेस्ट विभाग के गोडाउन्स में भेजने से पहले यहीं तौला जाता है। शिवानी पल्ली के उत्तर की ओर घनी झाड़ियों वाला जंगल फैला है जो 5 मील दूर तक सड़क के पार भी जाता है। इसी सड़क के पास गाड़ी छोड़कर पैदल चलकर शिवानी पल्ली पहुंचना पड़ता है। शिवानी पल्ली खुद मुश्किल से 5-6 फूस वाली झोपड़ियों का एक छोटा सा समूह है जिसे ठीक से गांव भी नहीं कहा जा सकता। इसके उत्तर में लगभग 3 मील दूर पैदल रास्ते के बीचों बीच से थोड़ा आगे जाकर सालीवारम नाम का एक काफी बड़ा सा गांव है जो कि मुख्य सड़क के पास पड़ता है। वन विभाग की फायर लाइनें शिवानी पल्ली को चारों ओर से घेरती है। ये फायर लाइनें रिजर्व फॉरेस्ट की शुरुआत को दिखाती हैं और जो गांव से आधे मील से लेकर 1 मील की दूरी पर है। दक्षिण पूर्वी कोने में जहां ऐसी 2 फायर लाइनें मिलती हैं वहीं पर एक पानी का गड्ढा यानी जल स्रोत है। गांव के पश्चिम में जहां जमीन करीब 300 फीट नीचे गिरती है वहां मिलने वाले 2 नाले जंगल के बीच से होते हुए शिवानी पल्ली से लगभग 8 मील दक्षिण पश्चिम में बसे बड़े गांव अंचेट्टी की दिशा में बहते हैं। मैंने आसपास के इलाके का इतना विस्तार से वर्णन इसलिए किया है ताकि जिस जगह पर यह रोमांचक घटना घटी उसकी पूरी तस्वीर आपके मन में बन सके। यह इलाका तेंदुए की गतिविधियों के लिए एकदम उपयुक्त है। चारों ओर छोटी छोटी पथरीली पहाड़ियां, झाड़ीदार घना जंगल और बहते नाले। इन नालों और पानी के गड्ढे की वजह से यहाँ हमेशा पानी की अच्छी व्यवस्था रहती है। ये व्यवस्था सिर्फ तेंदुओं के लिए ही नहीं है बल्कि उन जानवरों के लिए भी है जिनका वो शिकार करते हैं। पानी की नियमित उपलब्धता के कारण शिवानी पल्ली में मवेशियों का एक काफी बड़ा झुंड भी रहता है जो स्वाभाविक रूप से इन बिल्ली नुमा शिकारी जानवरों के लिए एक अतिरिक्त आकर्षण बन जाता है। यही कारण है कि इस इलाके के आसपास काफी संख्या में तेंदुए रहने ही लगे हैं। यही वजह थी कि जब मैं पहली बार 1929 में शिवानी पल्ली आया तो ये जगह मुझे तुरंत भा गई। यहाँ का जंगल हर दिशा में अलग अलग तरह का है। पानी के गड्ढे के आसपास घना बांस का जंगल है। दक्षिण और पश्चिम की ओर डेंस फॉरेस्ट फैला हुआ है जबकि पूर्व और उत्तर की तरफ जंगल थोड़ा कम घना है जहां झाड़ियां हैं और उनके बीच बीच में चंदन के पेड़ उगे हुए हैं। ये पूरा इलाका बेहद खूबसूरत है। दूर दूर तक फैली पहाड़ियां पश्चिमी क्षितिज पर धुंधली और कटी फटी नीली रेखा जैसी दिखाई देती है। सुबह सुबह जंगल से उठने वाली धुंध पहाड़ियों की तलहटी को पूरी तरह से ढक लेती है और उनकी चोटियां ऐसी नजर आती हैं जैसे रुई के समंदर में उभरे हुए टापू हों।
बादलों वाले दिन इसका उल्टा दृश्य देखने को मिलता है। तूफानी बादल पहाड़ियों की चोटियों पर जम जाते हैं और उन्हें नजरों से छिपा लेते हैं। सिर्फ नीचे की ढलानें ही दिखाई देती हैं, जिससे पूरा इलाका लगभग समतल सा लगता है। मैंने कई चांदनी रातें सिवानी पल्ली के आसपास के जंगलों में यूं ही घूमते हुए बिताई हैं। इस घूमने फिरने को मैं घूमिंग कहता हूँ। ये शब्द उर्दू के घूमना से निकला है, जिसका मतलब होता है इधर उधर भटकना। इन जंगलों में बाइसन को छोड़कर लगभग हर तरह के शिकार कुछ न कुछ संख्या में मिल जाते हैं। यहाँ हमेशा इस बात की संभावना बनी रहती है कि चलते चलते कभी हाथी से सामना हो जाए, कहीं दूर बाघ की भारी सांसों की जैसी आवाज सुनाई दे जाए, किसी तेंदुए की खरोच भरी गुर्राहट कानों में पड़े, या फिर किसी घबराए हुए सांबर के खुरों की तेज आवाज सुनाई दे जाए। जब आप चांदनी रात में भटक रहे होते हैं, आप इन जानवरों को आसानी से देख नहीं पाएंगे, शायद हाथी को छोड़कर। मांसाहारी जानवरों की दोनों प्रजातियां और सांभर इतने चालाक होते हैं कि वो आपको आते हुए बहुत पहले देख लेते हैं या सुन लेते हैं। कभी कभी आप किसी भालू से टकरा सकते हैं जो जमीन खोदकर सफेद चींटियां या कंदमूल निकाल रहा हो, या चलते हुए जोर जोर से सूंघता सूंघता आगे बढ़ रहा हो। उसे देखने से पहले आप उसकी आवाज जरूर सुन लेंगे। चांदनी में वो घनी और धुंधली वनस्पति के बीच एक काले धब्बे की तरह दिखाई देगा, धूसर और भूतिया सा। 1934 में सिवानी पल्ली में एक चौंकाने वाली घटना घटी। एक चरवाहे ने पानी के गड्ढे पर एक काले तेंदुए को पानी पीते देखा। वो चरवाहा उसी समय अपने मवेशियों को जंगल से चराकर वापस आ रहा था। समय था शाम के 5 बजे के बाद का, और यही वो वक्त होता है जब मवेशियों को गांव के बाड़ों में बंद किया जाता है ताकि वो रात में सुरक्षित रहें। यहाँ रिवाज है कि मवेशियों को सुबह करीब 9 बजे या उससे भी देर से दिन भर चराने के लिए जंगल में ले जाया जाता है और शाम को थोड़ा जल्दी वापस लाया जाता है, शायद इसलिए कि गायों को दिन में 2 बार दुहा जा सके। इसलिए जब चरवाहे ने उस काले तेंदुए को देखा, 5 बजे के बाद का समय था और अभी काफी रोशनी थी। तेंदुआ पानी के किनारे उगी एक झाड़ी के पास खड़ा था और शांति से पानी पी रहा था। चरवाहे ने शपथ लेकर कहा वो बिल्कुल काला था और मुझे उसकी बात पर शक करने की कोई वजह नहीं लगी, क्योंकि जानबूझकर झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। जब मवेशी पास आए तो तेंदुए ने उनकी ओर देखा, लेकिन जैसे ही चरवाहा अपने पशुओं के बीच दिखाई दिया, वो झाड़ियों में ऐसे गायब हो गया मानो वो कभी वहां पर था ही नहीं। अब काला तेंदुआ कोई अलग या खास प्रजाति नहीं है, ये सिर्फ मेलानिज्म यानी काले रंग की अधिकता का एक उदाहरण है। हालांकि कभी कभी बहुत ही कम एक झुंड में कोई बच्चा काले रंग का पैदा होता है, जबकि बाकी बच्चे सामान्य आकार और रंग के होते हैं। कहा जाता है कि काले तेंदुए मलाया, बर्मा, असम और घने सदाबहार जंगलों में ज्यादा पाए जाते हैं। इस जिले के आसपास जैसी जगहों में भी काले तेंदुए पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में भी उन्हें बहुत ही कभी कभार देखा गया है या फिर मारा भी गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि घने सदाबहार जंगलों में उनकी संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि वहां उनका काला रंग उन्हें कहीं बेहतर छिपाव देता है। वैसे भी चूंकि काला रंग सिर्फ मेलानिज्म का परिणाम है, इसलिए जहां जहां तेंदुए पाए जाते हैं वहां काले तेंदुए भी जंगल के प्रकार से अलग कभी भी दिखाई दे सकते हैं। मैंने अपने जीवन में जंगली हालत में सिर्फ एक ही काला तेंदुआ देखा है, और वो तब दिखा जब एक शाम करीब 6 बजे वो पेन्ना ग्राम और मुत्तूर के बीच में कावेरी नदी के पास वाले घाट के रास्ते पर सड़क पार करके छलांग लगाता हुआ गया। काला तेंदुआ प्रकृति या फिर यूं कहें कि जंगल के उन रहस्यों में से एक है जिन्हें आज तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका। अगर आप किसी चिड़ियाघर में काले तेंदुए को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उसके काले बालों के नीचे सामान्य तेंदुए जैसे गोल गोल धब्बे यानी रोजेट पैटर्न अब भी मौजूद होते हैं। हालांकि वो साफ साफ दिखाई नहीं देते। जब उस चरवाहे ने काले तेंदुए को देखा तो वो गांव गया और लोगों को पूरी बात बताई। क्योंकि इस इलाके में पहले कभी काला तेंदुआ देखा नहीं गया था और ना ही उसके बारे में सुना गया था, इसलिए उसकी बात पर आमतौर पर किसी ने भरोसा नहीं किया। हालांकि उसने अपनी आंखों से वो जानवर देखा था, इसलिए उसे कोई शक नहीं था। फिर भी वो सच्चे दिल से मान बैठा कि वो कोई सामान्य जीव नहीं था, बल्कि शैतान था जो कि जंगल में बेचारे गांव वालों को डराने के लिए तरह तरह के रूप धारण कर लेता है। कुछ हफ्ते बीत गए, फिर किसी ने काले तेंदुए को न देखा न उसके बारे में कुछ सुना। चरवाहे की कहानी भुला दी गई।
फिर कई महीने बाद एक दिन दोपहर के समय जब सूरज सिर पर चमक रहा था, मवेशियों का एक और झुंड आराम कर रहा था। कुछ जानवर आंखें बंद करके सुस्ता रहे थे, तो कुछ पास के पेड़ों की छाया में बैठकर आराम से घास चबा रहे थे। मवेशी दो दो या पांच छह के छोटे छोटे झुंडों में फैले हुए थे। दोनों चरवाहे अपना दोपहर का खाना, रागी की गोलियां और करी खा चुके थे, जो अपने साथ गंदे कपड़े में बांध के लाए थे। खाना खत्म करके वे दूसरे पेड़ की छाया में साथ साथ लेट गए और गहरी नींद में सो गए। वाकई ये एक शांत दृश्य था। नीले आसमान से उष्ण कटिबंधीय सूरज अपनी आग उगलती किरणें नीचे भेज रहा था, जो धरती से टकराकर लहराती गर्मी के रूप में वापस लौट रही थी। मवेशियों का झुंड भी ढीला ढाला, सुस्त और बेफिक्र था। तभी किया सिवानी पल्ली के काले तेंदुए ने अपना पहला शिकार। अचानक प्रकट होकर तेंदुए ने आधी अधूरी बड़ी भूरे सफेद रंग की एक गाय की गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। गाय दर्द से रंभाने और उछलकर खड़े होने की कोशिश कर रही थी कि तेंदुए ने दांतों से उसकी गर्दन पकड़े पकड़े उसे जमीन से उठा लिया। जब गाय की दिल दहलाने वाली चीख आई तो जो चरवाहे सो रहे थे उन दोनों में से एक जाग गया, और जो उसने देखा उससे वो हक्का बक्का रह गया। उसने अपने साथी को भी जगा दिया, मानो काले रूप में खुद शैतान सामने आ गया हो। दोनों देखते रहे कि घायल गाय जमीन पर गिर पड़ी और तड़पते हुए उसकी जान निकल गई। काला तेंदुआ अपनी पकड़ बनाए रहा। आखिरकार गाय मर गई। तब दोनों आदमी उछलकर खड़े हो गए। आमतौर पर अगर तेंदुआ उनके किसी मवेशी पर हमला करता तो वो लाठियां लहराते और पूरी ताकत से चिल्लाते हुए उसे बचाने दौड़ पड़ते। कम से कम हमलावर को भगा देने की कोशिश तो जरूर करते, इससे पहले कि वो शिकार को घसीट कर ले जाए। लेकिन इस बार उनमें से किसी में भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं पड़ी। वो वहीं जड़वत खड़े रहे और हैरानी से देखते रहे। तभी तेंदुए ने मरी हुई गाय की गर्दन से अपनी पकड़ छोड़ी और उनकी तरफ देखने लगा। हालांकि वो उनसे कोई 50 गज की दूरी पर था, फिर भी वो साफ देख सकते थे कि गाय की फटी हुई गर्दन से गहरा लाल खून उफान मार रहा था और तेंदुए की थूथन पर काली खाल के खिलाफ चमकीला रंग गहरा दाग छोड़ रहा था। उस समय मेरे पास बहुत कम सामान था। मैंने बस अपनी बंदूक, कुछ गोलियां और जरूरी चीजें साथ रखी थी। हम लोग जंगल के उस हिस्से में आगे बढ़े जहां से पहले भी जानवरों के निशान मिले थे। रास्ता कठिन था। कहीं घनी झाड़ियां थीं, कहीं पत्थर थे और कहीं थीं सूखी नालियां। मैं हर कदम बहुत सावधानी से रख रहा था, क्योंकि जरा सी आवाज भी खतरे का संकेत हो सकती थी। हवा की दिशा पर भी लगातार ध्यान था, ताकि जानवर को हमारी गंध ना पहुंचे। कई बार रुककर आसपास ध्यान से देखा, पेड़ों के पीछे और झाड़ियों के भीतर झांका, लेकिन कुछ साफ नजर नहीं आया। कुछ दूरी पर पहुंचकर हमें जमीन पर ताजे पंजों के निशान दिखाई दिए। इससे साफ हो गया कि जानवर यहीं कहीं आसपास है और ज्यादा दूर गया नहीं होगा। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने खुद को शांत रखा। ऐसे मौकों पर घबराहट सबसे बड़ी दुश्मन होती है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। पूरी कोशिश थी कि कोई भी बेकार की आवाज ना हो। जंगल बिल्कुल शांत था, लेकिन उसी खामोशी में किसी भी पल खतरा छिपा हो सकता था। कभी कभी वो जंगल की कोई मुर्गी 2-4 हरे कबूतर पकड़ लाते, ताकि घर की हांडी चल सके। काले तेंदुए के आने और उसकी गतिविधियों की कहानी ने बहुत दिलचस्पी में डाल दिया। इससे पहले मैंने चिड़ियाघर के बाहर ऐसा जानवर सिर्फ एक बार ही देखा था, इसलिए मैंने ठान लिया कि अगर संभव हुआ तो इस नमूने को जरूर हासिल करूंगा। मैंने गांव वालों से कहा कि अगर ये तेंदुआ किसी जानवर को मारे तो वो उसे बिना छेड़े रहने दें और मुझे तुरंत खबर करे। बदले में मैंने वादा किया कि मैं उस मरे हुए जानवर की कीमत उन्हें चुका दूंगा। उन्हें बस से होसूर कैटल फार्म जाना पड़ता, जो टेलीग्राफ दफ्तर के सबसे नजदीक था, ताकि वहां से बैंगलोर मुझे संदेश भेजा जा सके। मैंने उनसे यह भी कहा कि जहां जहां तेंदुआ पहले हमला कर चुका है, वहां रहने वाले लोगों तक भी यही बात पहुंचा दे। आखिर में अतिरिक्त प्रोत्साहन के तौर पर मैंने कहा कि मरे हुए जानवर की कीमत देने के अलावा जो आदमी मेरी हिदायतों का ठीक ठाक पालन करेगा, उसे 50 रुपए नकद बख्शीश भी दूंगा। अगले कुछ दिनों में बुलावा आ सकता है, ये सोचकर
मैंने अपना पोर्टेबल चारपाई मचान और बाकी सारा सामान बैंगलोर में तैयार करके रख दिया ताकि टेलीग्राम मिलते ही कुछ ही मिनटों में निकल सकूं। लेकिन उस बुलावे के आने में एक पखवाड़े से ज़्यादा समय लग गया और जब आया तो भी देर से, यानी शाम के लगभग 4 बजे से ठीक पहले मुझे संदेश मिला। मैं 4:30 बजे तक निकल चुका था, लेकिन जब तक मैं सिवानी पल्ली पहुंचा तब तक करीब 7:30 बज चुके थे और अंधेरा हो गया था। मुझे पता चला कि टेलीग्राम दोपहर करीब 1 बजे होसूल कैटल फार्म में दिया गया था, जो अपने आप में बहुत देर थी। इसके अलावा बैंगलोर में भी और देरी हुई क्योंकि संदेश को मेरे कहने के बावजूद एक्सप्रेस टेलीग्राम की बजाय साधारण संदेश मान लिया गया था। सिवानी पल्ली में रंगा स्वामी नाम का एक आदमी रहता था, जो पहले 2-3 मौकों पर मेरे साथ शिकारी के तौर पर काम कर चुका था। उसी ने होसूर कैटल फार्म से यह टेलीग्राम भेजा था और उसी सुबह लगभग 10 बजे मवेशियों के जंगल से निकल जाने के बाद तेंदुए ने शिकार कर लिया था। गांव के लोग मवेशी चराने के लिए बाहर गए थे और वहां मौजूद ग्वाले को, जैसा कि बाकी लोगों को यह बता दिया गया था कि जो जानवर मारा गया है उसकी कीमत मैं दूंगा, ऊपर से नगद इनाम भी मिलेगा, इसलिए उसने बहुत समझदारी से ना तो लाश को छुआ और ना ही कुछ छेड़छाड़ की। वो तुरंत खबर लेकर सिवानी पल्ली वापस दौड़ गया और ये सूचना रंगा स्वामी को दी। रंगा स्वामी ने समय रहते डेनक निकोत्ता पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत की ताकि 12-15 की बस पकड़ सके। किसी तरह वो ये कर पाया और ठीक 1 बजे होसूर कैटल फार्म के तार घर पहुंच गया। रंगा स्वामी और ग्वाले ने फौरन मुझे खबर भेजी। इसके लिए मैं उनकी तारीफ करता हूं। अब मुझे ये तय करना था कि या तो टॉर्च की रोशनी में उस तेंदुए को उसके शिकार के पास दबे पांव खोजने की कोशिश करूं या फिर अगले दिन शाम तक सिवानी पल्ली में रुककर उसके आने का इंतजार करूं। पहला तरीका पूरी तरह दांव पर लगाने जैसा था, क्योंकि यह पक्का नहीं था कि जब तक मैं वहां पहुंचूंगा तेंदुआ शिकार पर होगा ही या उसके आसपास भी होगा। उसी समय मुझे ऐसा कोई ठोस कारण भी नहीं सूझा जिससे मैं अगले 24 घंटे उस छोटे से गांव में बेकार बैठे रहने को सही ठहरा सकूं। मैंने पूछा कि शिकार कहां पर हुआ था। बताया गया कि यह गांव से पश्चिम की ओर मुश्किल से आधा मील की दूरी पर था। वहां से जमीन नीचे की ओर तेज ढलान लेकर लगभग 3 मील दूर बहने वाली नाले की तलहटी तक जाती है। जगह बहुत पास लग रही थी और यही बात मुझे लुभा गई। मैंने तय किया कि मैं रंगा स्वामी और ग्वाले से कहूंगा कि अगर वो मुझे शिकार वाली जगह से करीब 1/4 मील दूर तक ले जाएं और ये बता दें कि लाश किस दिशा में पड़ी है, तो मैं उसी रात जब तेंदुआ शिकार खा रहा होगा उसे मारने की कोशिश करूंगा। मुझे लगा कि आगे रास्ता ढूंढने के लिए मैं अपनी सुनने और अंदाजा लगाने की क्षमता पर भरोसा कर सकता हूं। वो दोनों इस योजना के खिलाफ थे और जोर देकर ये कह रहे थे अगले दिन शाम तक इंतजार किया जाए, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि मैं फिर भी आज ही कोशिश करना चाहता हूं। इतनी बातचीत खत्म होते होते 7:30 बजने में सिर्फ 10 मिनट रह गए थे और समय बिल्कुल भी बर्बाद करने का मौका नहीं था, क्योंकि तेंदुआ उस वक्त शायद शिकार खा ही रहा होगा। मैंने अपनी 3 सेल वाली फिक्स्ड फोकस इलेक्ट्रिक टॉर्च, जिसे कि काले रंग से रंग दिया गया था ताकि उसकी तरफ ध्यान न खींचे, अपने राइफल पर कस ली। 3 एक्स्ट्रा सेल और 5 एक्स्ट्रा कारतूस जेब में डाल लिए। 4 और कारतूस राइफल में भरे, मैगजीन में 3 और 1 चैम्बर में। हालांकि .405 विंचेस्टर राइफल की मैगजीन में 4 कारतूस और 1 ऊपर रखने की जगह होती है, लेकिन मैं हमेशा मैगजीन में 1 कम ही भरता हूं ताकि तेजी से रिलोड करते समय अंडर लीवर चलाने पर जाम न लगे। आखिर में जो भारी बूट मैं पहन रहा था उन्हें उतारकर हल्के रबर की तली वाले भूरे खेड़ जूते पहन लिए। इससे मैं काफी हद तक हल्के और बिना आवाज के चल सकता था। उस समय मैंने खाकी पैंट शर्ट पहन रखी थी, जिसे बदलकर काली शर्ट पहन ली, और वही जो मैं आम तौर पर मचान पर बैठते समय पहनता हूँ, वही काली शर्ट। रंगा स्वामी और ग्वाला मेरे साथ एक सूखे छोटे नाले तक आए। फिर ग्वाले ने बताया कि यह नाला लगभग सीधे पश्चिम की तरफ जाता है और इसमें बस 2 मोड़ हैं, और ये वही जगह है जहां तेंदुए ने शिकार किया था। उसने कहा कि मरी हुई गाय को बाद में जंगल के भीतर करीब 200 गज तक
नाले के दूसरे मोड़ से लगभग उत्तर की ओर घसीटा गया था। उनकी हिदायतें काफ़ी साफ थीं और मैं आभारी था कि नाले के दो मोड़ों की वजह से वे इतनी ठीक ठीक जगह बता पाए। मैंने दोनों से वापस लौट जाने को कहा क्योंकि बाद में मैं खुद ही सिवानी पल्ली का रास्ता ढूंढ सकता था और मैंने अपनी कोशिश शुरू कर दी। मैंने सोचा कि सबसे समझदारी भरा और सबसे खामोश तरीका यही होगा कि नाले की तलहटी से चलूं, ना कि उसके किनारों के ऊपर से। अगर चलते चलते कोई हल्की सी आवाज भी निकल जाती तो वो दब जाती और तेंदुए तक कम पहुंचती। दूसरा फायदा यह था कि नाले के बीच से चलते हुए मैं बिना टॉर्च जलाए ही उसका रास्ता आसानी से पकड़ सकता था। मैं उस रास्ते से आगे बढ़ रहा था जहां मुझे जाना था। अगर नाले के किनारे किनारे चलता तो घनी झाड़ियां रास्ता रोक देती। ऊपर से रात बहुत अंधेरी थी, आसमान में बादल छाए हुए थे, तारों की कोई रोशनी नहीं दिख रही थी और जो हल्का सा उजाला हो सकता था वो भी पूरी तरह से गायब था। इसलिए मैं बहुत सावधानी से आगे बढ़ा। थोड़ी ही देर में मुझे महसूस हुआ कि नाला अपना पहला मोड़ ले रहा है, जो दक्षिण पश्चिम दिशा में था। कुछ दूर बाद नाला फिर उत्तर की तरफ मुड़ने लगा, फिर सीधा होकर दोबारा पश्चिम दिशा में चल पड़ा। इस तरह मैं उन दो मोड़ों में से पहले मोड़ को पार कर चुका था जिसका जिक्र ग्वाले ने किया था। थोड़ी ही देर बाद नाला दूसरे मोड़ पर पहुंचा, इस बार उत्तर की तरफ। मैं बेहद सावधानी से चला ताकि कोई ढीला पत्थर या चट्टान पैर के नीचे आकर आवाज ना कर दे। मुझे दी गई जानकारी के मुताबिक शिकार अब भी 300 गज दूर था। तेंदुओं की सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है और अगर वो पास ही कहीं शिकार खा रहा होता तो मेरी जरा सी आहट वो सुन लेता और शायद तुरंत वहां से हट जाता। किस्मत से इस हिस्से में नाले के बीच बड़े पत्थर और झाड़ियां ज्यादा थी नहीं, जिससे मुझे चुपचाप आगे बढ़ने में मदद मिली। थोड़ी देर बाद नाले ने उत्तर की ओर मुड़ना पूरा किया और फिर दक्षिण की तरफ झुकने लगा। कुछ गज चलने के बाद वो फिर से सीधा हुआ और अपनी मुख्य पश्चिम दिशा में बहने लगा। मैं रुक गया। मैं उस जगह पर पहुंच चुका था जहां तेंदुए ने गाय को मारा था और जहां से उसने शिकार को जंगल के भीतर करीब 200 गज उत्तर की ओर घसीटा था। मुझे यह समझ में आ गया था कि अब मुझे नाले को छोड़कर झाड़ियों में घुसना होगा ताकि लाश और उस शिकारी को ढूंढ सकूं जिसे मैं खाते हुए पकड़ने की उम्मीद कर रहा था। घने अंधेरे में अब मेरे पास रास्ता दिखाने के लिए सिर्फ मेरी सुनने की शक्ति ही थी। मैं दबे पांव नाले के उत्तरी किनारे की तरफ बढ़ा। उस जगह नाला सिर्फ छाती तक ऊंचा था। मेरे पैर अभी भी रेतीली तलहटी पर थे। मैंने धीरे से राइफल को किनारे पर रखा और अपनी बाहें सीने पर मोड़कर उसके सहारे टिक गया। मैं पूरी तरह से कान लगाकर सुनने लगा। 5 मिनट बीत गए लेकिन खामोशी तोड़ने वाली कोई आवाज नहीं आई। शायद शिकार इतनी दूर था कि तेंदुए के खाने की आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही थी। अगर वो सचमुच शिकार पर था और खा भी रहा था तो अपने हाथों पर जोर डालते हुए मैं बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे किनारे से ऊपर चढ़ गया। फिर राइफल उठाई और बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अंधेरा बेहद घना था, फिर भी मुझे लगा कि अगर तेंदुआ मुझे देख भी ले तो डरने जैसी कोई खास बात थी नहीं, क्योंकि वो आदमखोर नहीं था और उसने कभी इंसानों पर हमला करने की प्रवृत्ति दिखाई नहीं थी। इसके बावजूद ये मेरा किसी काले तेंदुए के साथ पहला एक्सपीरियंस था और उनके बारे में मैंने कई किस्से सुने थे कि वो बेहद खतरनाक और आक्रामक होते हैं। सच कहूं तो इस बात को सोचकर मैं काफी घबरा गया था। मैं इंच इंच आगे बढ़ता रहा और हर कुछ गज पर रुककर मैं ध्यान से सुनता रहा कि कहीं ऐसी कोई आवाज मिले जिससे पता चले कि तेंदुआ शिकार खाने में लगा है। वही आवाजें मुझे कुछ रास्ता दिखा सकती थी, क्योंकि टॉर्च के बिना कुछ भी देख पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। टॉर्च तो तभी इस्तेमाल की जा सकती थी जब मैं गोली चलाने लायक दूरी तक पहुंच जाऊं। अभी जरा से भी रोशनी चमकी और अगर तेंदुए की नजर उस पर पड़ गई तो वो तुरंत भाग जाएगा। मैं इसी तरह से आगे बढ़ता रहा। समय बहुत लंबा लग रहा था। शायद मैं 75 गज या उससे भी ज्यादा आगे बढ़ चुका था जब रुक रुक कर सुनते हुए एक बार सामने से और थोड़ा दाईं ओर से आती हुई एक बहुत ही हल्की सी आवाज सुनाई दी। मैंने फिर रुककर कुछ देर
ध्यान से उस आवाज को सुनने की कोशिश की, लेकिन वो आवाज दोबारा नहीं आई। अब मेरे चारों ओर झाड़ियां और पेड़ काफी घने हो गए थे। झाड़ियों को चीरकर आगे बढ़ते समय चाहे मैं कितनी ही सावधानी क्यों नहीं बरत रहा था, फिर भी शरीर से कुछ न कुछ आवाज निकल ही जाती थी। मेरे पैर भी हर कदम रखते समय हल्की सी आवाज कर रहे थे। मैंने कोशिश की कि पैरों को जमीन से थोड़ा उठाकर आगे सरकाता चलूं ताकि आवाज ना हो, लेकिन फिर भी पूरी तरह से चुप रह पाना संभव नहीं था। मैं ऐसा सिर्फ आवाज कम करने के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि इसलिए भी कि अगर तेंदुआ मेरी आहट सुन लेगा तो उसे इंसान के कदमों की आवाज न लगे। फिसलने और सरकने जैसी आवाजों को वो किसी छोटे रात में घूमने वाले जानवर की हरकत समझ सकता था, लेकिन इंसान के सामान्य कदमों की आवाज उसे तुरंत बता देती कि आसपास कोई आदमी है। इसी बीच मेरे मन में एक असहज ख्याल आया कि अंधेरे में कहीं मेरा पैर किसी जहरीले सांप पर ना पड़ जाए। जो रबर के जूते मैंने पहने थे वो टखनों की कोई सुरक्षा नहीं करते थे। मैंने उस ख्याल को झटक दिया और सामने उगी झाड़ियों और छोटे पेड़ों के बीच से रास्ता बनाने की कोशिश करने लगा। मुझे थोड़ा रास्ता बदलना पड़ा और मैं उस उत्तरी दिशा से कुछ भटक गया जिसकी ओर मुझे मरी हुई गाय तक पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। मैं बीच बीच में रुक कर सुनता रहा, लेकिन जो हल्की आवाज पहले सुनाई दी थी वो दोबारा नहीं आई। कुछ समय के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं उस सूखे नाले से जहां शिकार पड़े होने की बात कही गई थी 200 गज से काफी ज्यादा निकल चुका हूं और दिशा का पूरा अंदाजा खो बैठा हूं। ऊपर बादलों से ढका हुआ आसमान था और मैं पेड़ों और झाड़ियों के बीच पूरी तरह से घिरा हुआ था। तभी मुझे अचानक वो आवाज सुनाई दी जिसका मैं इतने समय से इंतजार कर रहा था। मांस फाड़ने और हड्डियां चबाने की वो साफ आवाज जिसको मैं अच्छी तरह से पहचानता था। मैं सचमुच किस्मत वाला था। उसी पल तेंदुआ अपने शिकार पर मौजूद था और इससे भी बढ़कर पूरी तरह से खाने में मग्न था। अब मुझे बस इतना करना था कि मैं चुपचाप उसके करीब पहुंच जाऊं कि टॉर्च जला सकूं और गोली चला सकूं। लेकिन ये सब बातें सिर्फ सोच में तो ठीक लगती थीं, असल में उन्हें करना कहीं ज्यादा मुश्किल था। शुरुआत में ही मुझे समझ में आ गया था कि आवाज उस दिशा से नहीं आ रही थी जिधर मैं बढ़ रहा था, बल्कि मेरी बाईं ओर से और थोड़ी दूर पर पीछे से आ रही थी। इसका मतलब यह था कि अंधेरे में मैं सीधा नहीं चला था और दाईं ओर मुड़ते समय मैं शिकार की जगह को पार कर गया था। शायद इससे पहले मुझे खाने की आवाज इसलिए नहीं सुनाई दी क्योंकि तेंदुआ अभी अभी ही लौटा था। ये ख्याल बहुत बेचैन करने वाला था कि हो सकता है कि जब मैं अंधेरे में उसके पास से गुजरा तो उसने मुझे सुन लिया हो और जानबूझकर बिल्कुल शांत हो गया हो। मैं कुछ पल के लिए रुक गया और ध्यान से सुनने लगा ताकि यह तय कर सकूं कि आवाज किस दिशा से आ रही है। अंधेरे में मेरा अंदाजा था कि तेंदुआ मुझसे 50 से 100 गज के बीच में कहीं होगा। अब मैं उस आवाज की तरफ धीरे धीरे और बेहद सावधानी से पैर सरकाते हुए आगे बढ़ने लगा। अगर तेंदुए ने अपने शिकार को किसी झाड़ी के भीतर या पीछे घसीट लिया होता तो मेरे लिए वैसी गोली चलाना नामुमकिन हो जाता जैसी कि मैं चाहता था। दूसरी ओर अगर मैंने गोली चलाई और वो सिर्फ घायल हुआ और उसने हमला कर दिया तो फिर क्या होगा, ये सोचना ही बहुत डरावना था। फिर भी उसी वक्त मैंने खुद को ये याद दिलाकर हिम्मत बंधाई कि इस तेंदुए ने पहले कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया था और जब आखिरकार मैं अपनी टॉर्च जलाऊंगा तो उसकी रोशनी उसे डर से भर देगी और उसे मुझ पर हमला करने से रोक देगी। अगर वो पूरी तरह से भाग ना जाए तो भी। अब आगे जो कुछ मिनट बीते उन्हें सच सच बयान करना मुश्किल है या ये बताना कि मैंने ठीक ठीक क्या किया। मेरा दिमाग और इंद्रियां इतनी सतर्क और तनी हुई थीं कि पेड़ों और झाड़ियों के बीच से आने वाली हर रुकावट को मैं बिना सोचे समझे पार करता गया। मुझे पता था कि जब तक मुझे तेंदुए के खाने की आवाजें सुनाई देती रहेंगी तब तक मैं निश्चिंत रह सकता हूं, क्योंकि वो पूरी तरह से अपने उस काम में डूबा हुआ है। जब तक खाने की आवाजें आती रहीं मुझे यकीन था कि तेंदुआ मेरे पास आने से अनजान है, लेकिन जैसे ही वो आवाजें थमी मुझे सतर्क हो जाना पड़ा, क्योंकि तब इसका मतलब ये हो सकता था कि तेंदुए ने मुझे सुन लिया है और अब वो सुनने के लिए चुप हो गया है। आवाजें फिर शुरू हो गई। मैं भी रेंगते हुए आगे बढ़ता रहा, बहुत सावधानी से,
मैं तब तक पैर जमीन पर नहीं रखता था जब तक कि उंगलियों से पहले जांच न कर लेता कि अगर नीचे पत्तों की सरसराहट महसूस होती है तो मैं ऐसी जगह टटोलता था कि जहां खामोशी से कदम रखा जा सके। इस दौरान मेरी आंखें आगे के अंधेरे में गड़ी रहती और कान खाने की आवाजों पर टिके रहते। फिर अचानक वो आवाजें पूरी तरह से बंद हो गईं और भयानक खामोशी छा गई। क्या तेंदुआ अपनी मर्जी से थोड़ी देर के लिए खाना छोड़कर रुका था, या फिर वो खाना खत्म करके चला गया था, या बस वो पीछे हट रहा था, या फिर उसने मेरी दबे पांव आती आहट सुन ली थी और उसी पल हमला करने की तैयारी कर रहा था। ये सारे ख्याल एक साथ मेरे दिमाग में दौड़ पड़े और मैं भी ठिठक कर रुक गया। मैं वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल शांत, बिना हिले। कितनी देर तक मुझे खुद नहीं पता। बस इतना याद है कि मैं आगे क्या करूं यही सोच रहा था। अब जबकि वो खाना बंद कर चुका था, आगे बढ़ना तय तौर पर मेरी मौजूदगी का पता उसे दे देता। अगर वो पहले से ही मुझे नहीं जान चुका हो तो चाहे मैं कितनी भी सावधानी बरतूं, अंधेरे में किसी इंसान के लिए इतना चुप रहना नामुमकिन था। कितने तेज सुनने वाले जानवर को आपके कदमों की आहट ना पहुंचे। दूसरी ओर अगर मैं वहीं रुका रहता और बिल्कुल शांत रहता तो मुमकिन था कि अगर तेंदुआ पास आए तो उसकी आहट में सुन पाऊं। हालांकि तेंदुए बिना आवाज के चलने के लिए मशहूर होते हैं। इन दोनों रास्तों में से मैंने दूसरे को चुना, यानी वहीं पर खड़े रहना, और जैसा कि आगे साबित हुआ यह फैसला सही था। कुछ पल बाद मेरे कानों में एक बहुत हल्की सी सरसराहट पड़ी। वो वहीं रुक गई, फिर दोबारा शुरू हो गई। कुछ तो हिल रहा था, वो कुछ भी हो सकता था। आवाज लगातार आ रही थी। एक ऐसी आवाज थी जैसी घास और झाड़ियों के बीच से सरकते हुए सांप के चलने पर होती है, लेकिन उतनी ही आसानी से कोई तेंदुआ भी पेट के बल रेंगते हुए मेरी ओर बढ़ते समय ऐसी आवाज पैदा कर सकता था। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि यह सोच अपने आप में बेहद डरावनी थी। एक बात तो बिल्कुल साफ थी कि आवाज ना तो किसी चूहे की थी, ना मेढक की, और ना ही किसी छोटे जंगल के जानवर की। रात में उड़ने वाले पक्षी की भी आवाज ये नहीं थी। अगर ऐसा होता तो आवाज रुक रुक कर आती, हर बार जानवर के हिलने पर झटके के साथ। लेकिन ये तो लगातार चलते रहने वाली आवाज थी, धीरे धीरे सरकने या रेंगने की, जो इस बात का संकेत दे रही थी कि कोई चीज बहुत धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ रही है। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया था कि ये आवाज दो में से किसी एक की थी, या तो सांप की या फिर तेंदुए की। मैंने अपने आप को अपने मन की गहराइयों में उठ रहे विचारों को समझाने के लिए थोड़ा सा वक्त लिया। असल में इतनी तेजी से दिमाग में दौड़ रहे थे कि उस डरावनी दबे पांव पास आती हुई आवाज को सुनने के कुछ ही सेकंड के भीतर मैंने फैसला कर लिया था। कुछ और सेकंड बीते और मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि तेंदुआ ही मेरी ओर रेंगता हुआ आ रहा है। लेकिन जब तक मैं उसकी आवाज सुन पा रहा था मुझे यकीन था कि वो मुझ पर हमला नहीं करेगा। तभी अचानक वो आवाज बंद हो गई। इसके बाद अपनी जानी पहचानी फुफकार जैसी आवाज आई, ठीक वैसी जैसे गुस्से में कोबरा सांप अपने शरीर से जोर से हवा बाहर छोड़ते समय निकालता है। तेंदुआ अब गुर्राना शुरू करने वाला था। बहुत जल्द वो जोर से गुर्राता, शायद दहाड़ता भी, और फिर हमला करता। मैं इस तरह की आवाजों का सिलसिला पहले भी कई बार सुन चुका था और जानता था कि आगे क्या होने वाला है। मैंने फुर्ती से राइफल कंधे पर चढ़ाई और टॉर्च का स्विच दबा दिया। दो भयानक लाल सफेद चमकती हुई आंखें मेरी ओर घूर रही थी, लेकिन जानवर का शरीर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था जब तक मुझे ये याद नहीं आया कि मैं एक काले तेंदुए का सामना कर रहा हूं जो रात के अंधेरे में लगभग दिखाई ही नहीं देता। शायद शुरुआत में उसकी मेरे पास आने की कोई हिंसक मंशा नहीं थी। हो सकता है वो सिर्फ ये जांचने के लिए दबे पांव आगे बढ़ा हो कि उसके शिकार के आसपास आहट किसकी है। लेकिन जब उसने उस आवाज का स्रोत एक नापसंद इंसान के रूप में पहचान लिया तो जो फुफकार भरी शुरुआत हुई उससे साफ हो गया कि काले तेंदुए ने अब आक्रामक होने का फैसला कर लिया था। मेरी टॉर्च की रोशनी में उसकी आंखें बिना पलक झपकाए मुझे घूर रही थीं। मेरे पास निशाना साधने के लिए भरपूर समय था। मैंने ध्यान से निशाना लगाया और गोली चला दी, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। तेंदुआ ना तो वहीं ढेर हुआ और ना ही मौत की तड़प में काटता झपटता दिखा। इसके बजाय वो गले से निकलती भयानक दहाड़ों की एक श्रृंखला के साथ उछलकर दूर चला गया। क्या मेरी गोली चूक गई थी, या फिर मैंने जानवर को घायल कर दिया था? लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि मेरी गोली चूक नहीं सकती।
लेकिन इस सवाल का जवाब अब सिर्फ दिन की रोशनी में ही मिल सकता था। इसलिए मैं अपने कदम पीछे की ओर मोड़ने लगा। इस बार जाहिर है मैं टॉर्च बेझिझक इस्तेमाल कर सकता था और उसकी रोशनी में मैं उसी दिशा में लड़खड़ाते हुए लौटने लगा जिधर से मैं आया था। लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला। करीब आधे घंटे तक मैं भटकता रहा और उस सूखे नाले तक वापस नहीं पहुंच पाया जिसके रास्ते मैं आया था। मैंने आसमान की ओर देखा। बादल अब भी छाए हुए थे और एक भी तारा नहीं दिखाई दे रहा था जो मुझे सिवानीपल्ली गांव की दिशा का अंदाजा दे सके। तभी मुझे याद आया कि गांव से पश्चिम की ओर जमीन हल्की ढलान के साथ नीचे जाती है, जहां दो नदियों से बनी एक गहरी खाई है। इसलिए अगर मैं थोड़ी चढ़ाई की दिशा में चलता रहूं तो मैं गलत नहीं जाऊंगा, कहीं ना कहीं गांव के आसपास ही निकल जाऊंगा। मैं ऊपर की ओर चलने लगा, लेकिन सिवानीपल्ली या उसके आसपास कहीं भी नहीं पहुंचा। इस लंबी कहानी को छोटा करूं तो जब मैं आखिरकार किसी जगह पर पहुंचा तब रात के 11:30 बज चुके थे और वो जगह ना तो सिवानीपल्ली थी ना ही उसके आसपास जैसा कि मैंने सोचा था, बल्कि उस रास्ते के आधे से भी ज्यादा ऊपर थी जो उत्तर की ओर जाता था। ये जगह थी सलीवारम और उसके बाद जाहिर है कि मुझे समझ में आ गया था कि मैं कहाँ हूँ। आधे घंटे के भीतर ही मैं गांव पहुंच गया। वहां मैंने रंगा स्वामी को जगा दिया और जो कुछ हुआ उसे बताया। इसके बाद रात के लिए लेट जाने के अलावा कुछ करने को था नहीं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि सिवानीपल्ली एक छोटा सा गांव था जहां मुश्किल से आधा दर्जन झोपड़ियां थी। खुद रंगा स्वामी की भी बड़ी गृहस्थी थी, कई औरतें और बच्चे। इसलिए उससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो मुझे अपनी झोपड़ी में जगह देगा। इसलिए मैं मुख्य रास्ते से थोड़ा हटकर खड़े एक भूसे के ढेर हेरिक में लेट गया और ठंड से बचने के लिए उस पर जमी ओस से भीगी घास को अपने ऊपर खींच लिया। अगर आप कभी दक्षिण भारत के घने जंगलों में पाए जाने वाले छोटे छोटे ग्रास स्टिक को जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं, जानना चाहते हैं, या फिर उसके द्वारा जिंदा जिंदा आधा खाए जाने वाला रोमांचक अनुभव करना चाहते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सिवानीपल्ली के एक भूसे के ढेर पर एक रात बिताइए। आप निश्चित रूप से निराश नहीं होंगे। ग्रास स्टिक आमतौर पर सुई की नोक से भी छोटा होता है, लेकिन जब वो आपका खून चूस लेता है तो आकार में काफी बड़ा हो जाता है। लेकिन उसकी यही सबसे बुरी आदत नहीं है। वो न सिर्फ खून चूसता है बल्कि एक छोटा सा जख्म भी छोड़ जाता है जो बहुत जल्दी पस से भरने वाला घाव बन जाता है। जितना ज्यादा आप असहनीय खुजली को शांत करने के लिए खुजलाते हैं, वो घाव उतना ही बढ़ता जाता है और अंत में भूरी पपड़ी वाला, भीतर से गीला और बेहद खूबसूरत घाव बन जाता है। अगर एक साथ कई ऐसे कीड़े आप पर टूट पड़े तो उसके जख्मों के साथ बुखार का होना भी तय है। उस बदकिस्मत रात के बाकी हिस्से में मैं मुश्किल से सो पाया। ज्यादातर समय अंधेरे में खुद को खुजलाता ही रहा। जब भोर हुई तो मैं बेहद थका हुआ था, बहुत चिड़चिड़ा और दर्द से भरा हुआ इंसान था, जिसे उस रात की सबसे बुरी मुठभेड़ झेलनी पड़ी थी। दुश्मन कोई तेंदुआ नहीं बल्कि एक छोटा सा ग्रास स्टिक था। अब सबसे पहला काम जाहिराना तौर पर अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए गर्म चाय बनाना था। इस इरादे से मैं रंगा स्वामी की झोपड़ी पर गया, लेकिन वहां दरवाजा अंदर से मजबूती से बंद मिला। साफ था कि घर वाले देर तक सोने के मूड में थे। ये मेरी योजनाओं के बिल्कुल खिलाफ था। इसलिए मैंने लकड़ी के उस मजबूत दरवाजे को जोर से खटखटाया और बार बार आवाज लगाई। काफी देर बाद अंदर से हलचल की आवाज आई और आखिरकार अंदर से लगी लकड़ी की कड़ी हटाई गई और एक बेहद बिखरे बालों वाला ऊँगता हुआ रंगा स्वामी बाहर निकला। मैंने उसे आग जलाने को कहा। वो गांव की सड़क के दूसरी ओर जाकर जमीन पर 3 पत्थर तिकोने आकार में रखकर बीच में गीली लकड़ियां और भूसा डालकर धुआंधार आग जलाने लगा। पानी उबालने के लिए मेरे पास कोई बर्तन नहीं था, इसलिए मुझे उसके घर का एक मिट्टी का बर्तन उधार लेना पड़ा। उसने भरोसा दिलाया कि यह बिल्कुल साफ है। हालांकि उसकी हालत देखकर मैं खुद इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। आखिरकार पानी उबल गया। मैंने अपनी पानी की बोतल में पहले से डाली हुई चाय पत्ती निकालकर खाली की और फिर उबलता पानी उसमें डाला, ढक्कन बंद किया। चम्मच से हिलाने के बजाय बोतल को मैंने जोर जोर से हिलाया। इसी दौरान गांव की दूसरी झोपड़ियों के लोग भी जाग चुके थे। वो मुझे उत्सुकता के साथ देख रहे थे। किसी ने थोड़ा सा दूध दे दिया तो किसी ने गुड़ या भूरी शक्कर दे दी, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा आभारी था क्योंकि मैं चीनी लाना भूल गया था। हमने दूध उबाला और अपने मग में गुड़ के कुछ टुकड़े डाले, फिर चाय
और उबलता हुआ दूध मिलाया। यकीन मानिए उस मिश्रण का स्वाद वाकई कुछ हद तक तो चाय जैसा ही लग रहा था। नाश्ते में मैंने कुछ अंडे खरीदे जिन्हें उसी आग पर उबाल लिया गया। करीब 7 बजे तक उस डरावनी रात के बाद मेरी खुद में और आगे होने वाली बातों में दिलचस्पी लौटने लगी थी। पिछली रात उन बेहद परेशान करने वाले छोटे छोटे ग्रास टिकों के साथ हुई मेरी मुठभेड़ के बाद अब मेरा मन तेंदुए के बारे में कुछ करने का हो रहा था। मैंने रंगा स्वामी से कहा कि वो उस ग्वाले को बुलाए जो पिछली रात हमारे साथ था और जो अब तक दिखाई नहीं दिया था, या फिर उसके किसी साथी को बुलाए ताकि अगर संभव हो तो भैंसों का एक झुंड इकट्ठा करूं और उन्हें घनी झाड़ियों में हाँक कर तेंदुए को बाहर निकालने की कोशिश करूं। मुझे पूरा भरोसा था कि मेरी एक ही गोली उस जानवर के लिए काफी होगी, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि सिवानी पल्ली में भैंसें तो थी ही नहीं। कोई भी अपने मवेशियों को शायद तेंदुए के सामने घायल होने के लिए भेजना नहीं चाहता था। उसी समय पिछली रात मेरा वो साथी, वही ग्वाला जो मेरे साथ था, आ गया और उसने मुझे बताया कि उसका सलीवारम में एक दोस्त है जिसके पास थूतन से भरने वाली बंदूक यानी कि मजल लोडर है और वो बंदूक उधार लेकर मेरे साथ आने और मेरी मदद करने के बारे में सोच रहा है। इसी इरादे से वो सुबह सुबह जब अंधेरा ही था सलीवारम चला गया था। दुर्भाग्य से उसका दोस्त बंदूक लेकर कहीं बाहर गया था, इसलिए उसे वो उधार नहीं ला सका और खाली हाथ लौट आया। मैंने उसकी मदद करने की भावना के लिए उसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया, लेकिन मैं दिल में इस बात से बहुत राहत महसूस कर रहा था कि वो मजल लोडर गन ला नहीं पाया, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के आदमी के हाथ में ऐसी बंदूक बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। और मैं सच कहूं तो उसके और उस बंदूक के साथ मेरे पीछे होने का ख्याल ही मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट देता है। और सच कहूं तो ये सोच सोच के मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है कि ऐसी बंदूक लेकर एक बिना एक्सपीरियंस वाला आदमी मेरे पीछे चल रहा है। उसकी गोली कब मुझे लग जाएगी कोई भरोसा नहीं। भैंसों की व्यवस्था ना हो पाने पर मैंने गांव में मौजूद देसी कुत्तों के मालिकों से सहयोग लेने की कोशिश की। कुछ आनाकानी के बाद एक अकेला कुत्ता लाया गया। वो एक दुबली पतली फीमेल थी। उसके कान जड़ से काटे हुए थे, रंग पूरी तरह से भूरा था और उसकी पूंछ असामान्य रूप से बहुत लंबी और मुड़ी हुई थी। वो गांव के आम परिया कुत्ते का एक बेहतरीन उदाहरण थी। जब ये कुत्ते छोटे पिल्ले होते हैं तभी उनके कान काट दिए जाते हैं, क्योंकि बाद की उम्र में उन्हें बहुत सारे टिक यानी किलनियां कानों के ऊपर और भीतर चिपक जाते हैं। गांव वालों का सीधा सा तर्क ये है कि पिल्ले के कान काट देना कम मेहनत और कम समय वाला काम है, बजाय इसके कि बाद में बार बार ढेर सारी किलनियां यानी टिक्स निकाली जाए। एक अजीब संयोग से उस मादा कुत्ते का नाम कुश था। ये नाम मुझे जंगल के दिनों के अपने पुराने दोस्त बायरा के कुत्ते कुश कुश करिया की याद दिला गया। मुझे ये नहीं मालूम कि सलेम जिले के जंगल के इलाकों में कुत्तों के मालिकों के बीच ये नाम इतना पसंदीदा है, या फिर ये ऐसा नाम है जो कुत्तों का ध्यान खींचने के लिए स्वाभाविक रूप से मुंह से निकल जाता है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे लगता है कि दूसरा कारण ज्यादा सही है। जो भी हो, उस समय मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह मादा कुत्ता कुश अपने नाम की तरह ही उतनी ही समझदार और तेज निकलेगी जितना बायरा का वो कुत्ता था। आखिरकार रंगा स्वामी, ग्वाले, कुश और उसके मालिक के साथ हम ये पता लगाने निकल पड़े कि तेंदुए का हुआ क्या। हमने पिछली रात के रास्ते को दोबारा पकड़ा। पहले उस जगह तक पहुंचे जहां मेरे साथी मुझे छोड़ गए थे। फिर मैंने अपने ही कदमों के निशान पर चलते हुए नाले के दोनों मोड़ों को पार किया। आखिर में उसी जगह नाले के उत्तरी किनारे पर चढ़ा जहां मैं पिछली रात चढ़ा था। इसके बाद मैंने बंदूक कंधे पर चढ़ाई और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। कुश मेरे और उसके मालिक के बीच दौड़ती हुई चल रही थी। मालिक सबसे पीछे था। मेरे और कुश के मालिक के बीच रंगा स्वामी था और उसके पीछे ग्वाला चल रहा था। जैसा कि मैं पिछली रात ही समझ चुका था, झाड़ियां इतनी घनी थीं कि ठीक ठीक ये पता लगाना नामुमकिन था कि मैंने 12 घंटे पहले कौन सा रास्ता लिया था, और अब दिन की रोशनी में भी पेड़ों या झाड़ियों में ऐसा कोई निशान मैं पहचान नहीं पा रहा था जिससे रास्ते का अंदाजा हो सके। रात के अंधेरे में जिन झाड़ियों से मैं गुजरा था, अब दिन में उन्हें देखकर भी मुझे सिर्फ मोटा मोटा ही याद आ रहा था कि मैं किस दिशा में गया था। ग्वाला तो जाहिर है जानता था कि शिकार कहाँ पड़ा है, लेकिन मैं सीधे वहां जाना नहीं चाहता था। मेरा इरादा यह था कि अगर मुमकिन हो तो पहले मैं उस जगह ढूंढूं
जहां से मैंने तेंदुए पर गोली चलाई थी, लेकिन मैं इसमें कामयाब नहीं हो सका। जो लोग जंगल में रहे हैं वो समझेंगे कि दिन की रोशनी में कोई छोटी सी झाड़ी भी आकार, रूप और जगह के लिहाज से रात में बिल्कुल अलग दिखाई देती है। अंधेरा जंगल में चीजों के आकार को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है और उनके रूप को बिगाड़ देता है और दिशा का अंदाजा भी गलत करा देता है। जो मैं ढूंढ रहा था उसे पाने में मदद के लिए मैंने ग्वाले से कहा कि वो मुझे मरी हुई गाय तक ले चले। उसने बिना किसी मुश्किल के वो जगह ढूंढ ली। वैसे गाय आधी खाई जा चुकी थी, लेकिन उस वक्त ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि तेंदुआ मेरे साथ हुई मुठभेड़ से पहले ही उसे खा चुका था या फिर मेरा निशाना पूरी तरह से चूक गया था और फिर मेरे लौटने के बाद वो दोबारा खाने आया था। कभी कभी तेंदुए अपने शिकार पर लौट आते हैं अगर उन पर गोली चले और निशाना चूक जाए तब भी। हालांकि मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा बहुत बार नहीं हुआ है। शिकार वाली जगह पर पहुंचकर मैंने ये याद करने और दोबारा मन में खींचने की कोशिश की कि मैं किस दिशा से आया था, ताकि अपने ही कदमों के निशान पकड़ते हुए अंत में मैं उस जगह पर पहुंच सकूं जहां से मैंने गोली चलाई थी। दुर्भाग्य से मुझे यह जानने का कोई पक्का तरीका नहीं मालूम था कि तेंदुआ मेरी ओर कितनी दूर तक रेंग कर आया था। मुझे पूरी तरह से अपने अंदाजे और अनुमान पर ही भरोसा करना पड़ा। इस बात पर कि जब मैंने पहली बार उसके खाने की आवाज़ सुनी थी तब वो मुझसे कितना दूर रहा होगा। रात के जंगल में आवाज़ें बहुत धोखा देती हैं, खासकर तब जब सुनने वाला भी और आवाज़ का स्रोत भी चारों ओर से झाड़ियों से घिरे हों। ऐसी आवाज़ें कितनी दूर तक जाती हैं इसका सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। अपने अनुभव और जानकारी के हिसाब से मुझे लगा कि जब मैं मरी हुई गाय के पास था तब मैं उससे कहीं 15 गज से लेकर 50 गज की दूरी तक खड़ा हो सकता था। मैंने अंदाजा लगाया कि मैं कहाँ खड़ा रहा होऊंगा और उस जगह से लगभग 15 गज नापकर चल कर गया। फिर मैंने एक आदमी से कहा कि उस जगह को छोटी सी टहनी मोड़कर निशान लगा दे। इसके बाद मैंने और 35 गज नापे ताकि कुल मिलाकर 50 गज की अधिकतम दूरी तय हो जाए। यही वो सबसे ज़्यादा फासला हो सकता था जो मुझे और उस तेंदुए के बीच में रहा होगा जिसके खाने की आवाज़ मैंने पिछली रात को सुनी थी। यहाँ भी हमने एक और टहनी मोड़कर निशान लगा दिया। अब इन दोनों निशानों के बीच में कहीं लगभग उसी दिशा में जिधर मैं चल रहा था मुझे पता चल जाना चाहिए था कि मेरी गोली तेंदुए को लगी थी कि नहीं लगी थी। अगर वहाँ कुछ भी नहीं मिलता तो मुझे मान लेना पड़ता कि मैंने निशाना गलत मार दिया था, यानी मेरा निशाना चूक गया था। इस बीच मुझे यह पूरा यकीन हो गया था कि अगर तेंदुआ घायल हुआ भी होता तो वो आसपास कहीं छिपा नहीं बैठा होता। अगर ऐसा होता तो वो अब तक हमारे चलने फिरने और बातों की आवाज़ सुनकर कोई संकेत जरूर देता, कम से कम गुर्राने के रूप में या फिर अचानक हमला करके। ऐसी किसी भी प्रतिक्रिया का ना होना और चारों ओर पूरी खामोशी छाई रहना मुझे इस नतीजे पर लेकर आया कि अगर मैंने उसे मारा भी था तो चोट इतनी गंभीर नहीं थी कि वो वहां से भाग ना सके। मैंने अपने तीनों साथियों को कहा कि गोल घेरा बनाकर चारों ओर ध्यान से खोजो ताकि कहीं खून के निशान मिल जाए, और मैं भी उनके साथ लग गया। ज्यादा देर नहीं लगी कि कुश किसी चीज को सूंघती हुई रुक गई और उसने अपने मालिक का ध्यान खींचा। मालिक ने आवाज लगाकर बताया कि कुश ने वही चीज ढूंढ ली है जिसकी हमें तलाश थी। उसके चारों ओर इकट्ठा होकर हमने लेमन ग्रास की एक पत्ती पर सूखे हुए खून की एक लंबी सी लकीर देखी। मेरा हौसला काफी बढ़ गया। ये साफ सबूत था कि मेरी गोली चूकी नहीं थी। जमीन के ऊपर खून के निशान की ऊंचाई से यह संकेत मिला कि मैंने अपने शिकार के शरीर के ऊपरी हिस्से में कहीं गोली मारी थी, और जैसा कि मुझे याद है मैंने गोली चलाते समय निशाना शरीर के ऊपरी हिस्से पर ही साधा था। उसकी आंखों से टॉर्च की रोशनी टकरा कर लौटी थी, इसलिए मेरी गोली शायद उसके सिर को छूती हुई निकल गई होगी, या फिर अगर उस समय वो नीचे झुका हुआ या पिछला हिस्सा थोड़ा उठाकर चल रहा होगा, जो कि आगे रेंगते हुए तेंदुए के लिए आमतौर पर असंभव सा हाल होता है, तो मेरी गोली उसकी पीठ के पिछले हिस्से में कहीं धंस गई होगी। यही कुश ने अपनी काबिलियत साबित की। वो पूरी तरह बिना प्रशिक्षण की देसी कुतिया थी, लेकिन उसे सहज रूप से यह समझ में आ गया था कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है, उससे हमारी क्या उम्मीदें हैं। कुछ देर तक वो इधर उधर बेतरतीब ढंग से सूंघती रही, फिर कराहने जैसी आवाजें निकालने लगी और हमसे आगे दौड़ पड़ी। हम उसके पीछे पीछे चले और जहां जहां से तेंदुआ गुजरा था वहां पत्तों और घास की पत्तियों पर खून के और निशान मिले।
झाड़ियों और ऊंची घास के गुच्छों के बीच में जमीन पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। ये काफी हौसला बढ़ाने वाला संकेत था, क्योंकि इससे साफ पता चलता था कि जानवर से लगातार खून बह रहा था, यानी चोट सिर्फ सतही खरोच पर नहीं थी। खून ज्यादातर जगह से सूख चुका था, सिवाय कुछ सुरक्षित जगहों के। वहां वो इतना गीला था कि उंगलियों से रगड़कर हटाया जा सकता था, लेकिन वो ना तो इतना गाढ़ा था और ना ही इतना गहरा रंग लिए था कि वो लगे कि मेरी गोली किसी जरूरी अंग जैसे फेफड़े को चीर के गई है। कुछ तेजी से पश्चिम की दिशा में बढ़ने लगी। साफ था कि वो ऐसे निशान का पीछा कर रही थी जो हमें जमीन के एक तेज ढलान से नीचे लेकर जाने वाला था, उस नाले की तलहटी तक जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहता है, फिर आगे चलकर नीचे दूसरी धारा से मिलकर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। ये नाला संगम से पहले अनेकल वांका के नाम से जाना जाता है। दोनों नालों के मिलने के बाद इसे डोड्डा हल्ला कहा जाता है, जिसे कन्नड़ भाषा में सीधा मतलब होता है बड़ी खाई। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा गहरी खाइयों और घाटियों के बीच से होकर गुजरता है। जब ये आंचेट्टी गांव के पास से घुमावदार रास्ता बनाते हुए बहता है, वहां यह नदी अचानक दिशा बदलती है और गुंडलम के पास से दक्षिण की ओर मुड़ते हुए अपने अंतिम संगम की ओर बढ़ती है और आगे बढ़कर कावेरी नदी से मिलती है। यही वो धारा डोड्डा हल्ला है जो कभी जोलागिरी के आदमखोर बाग का अड्डा हुआ करती थी, लेकिन वो एक अलग कहानी है। मैंने इस धारा के हर हिस्से को खोजा है, यहाँ तक कि जहाँ ये कावेरी से मिलती है वहां तक, और मैंने इसे सीक्रेट रिवर, गुप्त नदी का नाम दे दिया है। इसकी वजह यह है कि इसके रास्ते पर चलना कई मील तक कठिन और थकाने वाला होता है, इसलिए बहुत कम लोग उधर आते हैं और ये जगह इंसानों की नज़र और शोर शराबे से बहुत दूर सुखद रूप से एकाकी है। और साथ ही इसके किनारों पर मैंने भूवैज्ञानिक दृष्टि से कई रोचक बातें भी खोजी है। मैं उन्हें सार्वजनिक करने से हिचकता हूँ, क्योंकि ऐसा करते ही अगला नुकसान ये होगा कि सलेम जिले के सबसे खूबसूरत और एकांत जंगल के इलाके में पवित्रता भंग हो जाएगी। अब उस सुबह की घटनाओं पर लौटते हैं। झाड़ियां बहुत घनी थीं, लेकिन कुश की अचूक प्रवृत्ति के सामने ये कोई रुकावटें नहीं बनी। उल्टे उसके 7 कदम मिलाना ही मुश्किल हो रहा था। उसका छोटा, फुर्तीला और भूरा शरीर झाड़ियों और वेटे बिट यानी कि कांटेदार झाड़ियों के बीच से अंदर बाहर फुर्ती से निकल जाता था। हमें हमारे पैर, हाथ और बाहें संभालने पड़ रहे थे, जो कि कांटों से बुरी तरह से कट रहे थे, क्योंकि हम बेवकूफ़ी भरी तेजी से चल रहे थे, बस इसलिए कि कुछ नज़रों से ओझल ना हो जाए। घायल तेंदुए के अचानक हम पर झपट पड़ने की आशंका के बावजूद हम कोई खास एहतियात बरत नहीं रहे थे। अगर वो ठीक कहीं हमारे आगे लेटा हुआ निकल आता, कई बार कांटेदार झाड़ियां और दूसरी रुकावटें हमें धीमा कर देती थी। अगर वो हमारे सामने आ जाता अचानक से, तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा खतरा था। इस बात की भी संभावना थी कि वो हमारे आगे ही कहीं लेटा हुआ निकल आता। कई बार कांटेदार झाड़ियां और दूसरी रुकावटें हमें धीमा कर देती थी और कुछ काफी आगे निकलकर ओझल हो जाती थी। तब उसे सीटी बजाकर वापस बुलाना पड़ता था। जब वो कुछ मिनट बाद लौटती तो लगता था उसे फिर से वो निशान ढूंढने और पकड़ने में थोड़ी परेशानी हो रही है। हमारे पास रस्सी नहीं थी, इसलिए मैंने ग्वाले की पगड़ी उधार ली और कपड़े का एक सिरा कुश की गर्दन में बांध दिया। दूसरा सिरा उसके मालिक को पकड़ाया, लेकिन पगड़ी छोटी थी और कपड़ा भी छोटा पड़ गया था। आदमी को उसे थामे रखने के लिए झुककर चलना पड़ रहा था, जबकि कुश बेचैनी में आगे बढ़ने की कोशिश करती हुई हाँफ रही थी, फुफकार रही थी और खांस भी रही थी। इस तरह चलते चलते हम आखिरकार उस पठार के किनारे पहुंचे, जहां से जमीन अचानक नीचे की ओर गिरने लगती है, अनेकल वांका नाले की तलहटी की ओर। नीचे पेड़ों की चोटियों के बीच बीच से हमें वो नाला दिखाई दे रहा था, जिसकी चांदी जैसी सतह पर धूप चमक रही थी। अब वो रेतीली तलहटी पर इधर उधर बल खाता हुआ बह रहा था। साफ नजर आ रहा था वो नाला। साल के उस समय नाले में 3/4 हिस्सा सूखा हुआ था। थोड़ी देर बाद हमें पहला ठोस सबूत मिला कि तेंदुए पर लगी चोट का असर अब दिखने लगा था। वो एक बबूल के पेड़ के नीचे घास में लेटा था और दर्द के मारे लोटपोट भी हुआ था। जहां जहां वो रुका, छटपटाया, वहां खून के धब्बे और लकीरें साफ दिख रही थीं। कुश इस जगह पर काफी देर तक रुकी रही और उसने एक और असामान्य व्यवहार दिखाया। वो खून को चाटने लगी। आमतौर पर गांव का देसी कुत्ता तेंदुए से बुरी तरह से डरता है, लेकिन कुश, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, वो एक अलग ही मिजाज की कुतिया थी। ये वाकई हमारी किस्मत थी कि उसका मालिक उसे साथ लाने के लिए तैयार हो गया था।
आम तौर पर गांव के लोग जो पिल्लों के कान जड़ से काटने को भी निर्दयता मानते हैं, घायल तेंदुए या बाघ का पीछा करने के लिए कुत्ते का इस्तेमाल करना क्रूरता ही समझते हैं और ऐसे काम में शामिल होने से साफ मना कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इस फीमेल कुत्ते की अमूल्य मदद के बिना हम उस सुबह खून के निशान का पीछा कभी नहीं कर पाते। घनी झाड़ियों में निशान इंसानी आंखों को दिखाई ही नहीं देता। जैसे जैसे हम तीखी ढलान से नीचे उतरते गए, वनस्पति छटती गई और जमीन नंगी और पथरीली होती चली गई। हर जगह छोटे बड़े पत्थर बिखरे थे, जिनके बीच बीच में कठोर लंबी पत्तियों वाली लेमन ग्रास के गुच्छे उगे हुए थे। फिर हम एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां केवल बड़े और छोटे पत्थर ही थे और ढलान लगभग खत्म हो चुकी थी। यही वजह है कि नाले के पानी का वो ऊंचा निशान जहां तक बरसात के मौसम में इसका जल स्तर पहुंचता है, और यहाँ जहां झाड़ियां खत्म हो गई थी, निशान पकड़ना आसान हो गया। जंग लगे भूरे रंग की साफ बूंदें दिखने लगी। ये घायल जानवर का खून था जो पत्थरों पर गिरा और उसके रास्ते का पता बता रहा था। जितनी दूर तक हम आ चुके थे और जितना खून तेंदुए से बह चुका था, उसे देखकर लगा कि वो मेरी शुरुआती कल्पना से कहीं ज्यादा गंभीर रूप से घायल था। घाव गहरा रहा होगा और संभव है कि गोली किसी आर्टरी यानी धमनी को लगी हो। अगर गोली शरीर के किसी और हिस्से या फिर मांसल हिस्से में लगी होती तो यह संभव था कि खून बहना कम हो जाता या पूरी तरह से रुक भी जाता, क्योंकि त्वचा के नीचे की प्राकृतिक चर्बी गोली के छेद को भरकर बंद कर देती। हम नाले के उस सकरी तलहटी तक पहुंच चुके थे जहां अब भी थोड़ा पानी बह रहा था। यहाँ तेंदुआ पानी पीने के लिए झुका था। खून के दो अलग अलग निशान थे, एक पानी के किनारे के पास और दूसरा उससे कुछ दूर। दूर वाला निशान ज्यादा खून बहने का संकेत दे रहा था। यह बात मुझे उस समय अजीब लगी, क्योंकि पिछली रात मैंने केवल एक ही गोली चलाई थी, लेकिन इसका कारण आगे चलकर और भी चौंकाने वाला निकला। एक जगह तेंदुआ अपने ही खून में पांव रखकर गुजरा था और नाला पार करने के ठीक पहले एक पत्थर पर उसके पंजे का साफ निशान बन गया था। यह निशान उसके आगे वाले पंजे का था और उसका आकार बताता था कि तेंदुआ औसत कद का शायद नर था, और जब तक वह दूसरी तरफ के किनारे तक पहुंचा उसके पंजे से खून धुल चुका था। लेकिन पत्थरों और बड़े शिलाखंडों पर सूखी हुई खून की बूंदें आगे भी दिखाई देती रही। नाला पार करने के बाद तेंदुए ने अपनी दिशा बदल ली और वो पानी के किनारे किनारे उसके समानांतर लगभग 200 गज तक चलता रहा। तेंदुआ बाईं ओर मुड़ा और सामने की चढ़ाई चढ़ने लगा। पत्थर और चट्टानें जल्दी ही फिर से झाड़ियों में बदल गईं और हमें एक बार फिर लंबी घास, कांटेदार झुरमुटों, इधर उधर फैले बांसों और पेड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ना पड़ा। तेंदुआ लगातार ऊपर चढ़ता गया। अब कुछ भी उसी के पीछे पीछे चल रही थी और जैसे उसे इसी काम के लिए खास तौर पर ट्रेनिंग दी गई हो। कुछ देर बाद हम उस सड़क पर पहुंचे जो डेनक निकोत्ता से अनचेट्टी जाती थी और जंगल को पार करते हुए नीचे की तरफ उस गांव तक पहुंच जाती थी। हम इस सड़क पर ठीक 9वें माइलस्टोन के सामने आकर निकले। यह माइलस्टोन सड़क के किनारे हमारे ठीक सामने था। संयोग से ये वही सड़क थी जहां मैंने पिछली शाम शिवानीपल्ली जाने से पहले 5वें माइलस्टोन के पास अपनी गाड़ी खड़ी की थी। रात में और सुबह के शुरुआती घंटों में इस सड़क से कई बैलगाड़ियां गुजरी थी, जिनसे पाउडर जैसी भूरी धूल में गंध कुछ देर के लिए पूरी तरह से गायब हो गई थी। लेकिन सड़क के दूसरी ओर कुछ को गंध फिर से पकड़ने में जरा भी दिक्कत नहीं हुई और हम उसके पीछे पीछे चल पड़े। आगे चलकर घास और बांसों की जगह और ज्यादा कांटे और लेंटाना की झाड़ियां आने लगी, जो हमारे कपड़ों और शरीर के उस हर हिस्से को नोच रही थी जिनसे वह छू कर गुजरती थी, या फिर उन झाड़ियों को छूकर हम गुजरते थे। कुछ जगहों पर जहां तेंदुआ लेंटाना और कांटेदार झाड़ियों के नीचे से रेंग कर निकला था, हमारे सामने लगभग अभेद्य सी दीवार बन गई थी। ना तो उसके आर पार जाने का कोई रास्ता था, ना ही चारों ओर से घूमने का कोई तरीका। मजबूरी में हमें भी झाड़ियों के नीचे पेट के बल रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ा। ऐसी जगहों और हालात में मेरी राइफल मेरे लिए बोझ बन गई थी। कांटे मेरे बालों और चेहरे में चुभ रहे थे और हाथों, शरीर और पैरों में धंसते जा रहे थे, जिससे मैं गालियां बक रहा था। मेरे 3 साथियों की हालत मुझसे भी कहीं ज्यादा खराब थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे कम और पतले कपड़े पहन रखे थे। शायद उनकी त्वचा मोटी रही होगी, मुझे सच में नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि हम चारों के मुंह से जो भाषा निकल रही थी, उससे तो हम गाली गलौज की प्रतियोगिता में इनाम जरूर जीत जाते।
लेकिन कुश बिल्कुल शांत थी, यानी कि वो गाली नहीं बक रही थी। आगे चल रही कुश बार बार पलटकर हमारी तरफ देखती, साफ तौर पर हमारे धीमे और भद्दे चलने से थोड़ी झुंझलाई हुई तो थी। अब यह भी साफ हो गया था कि घायल तेंदुआ एक बड़ी पहाड़ी की ओर जा रहा था, जो कुंडू कोट्टई नाम के एक छोटे से गांव से लगभग आधा मील पीछे थी। यह गांव डेनक निकोत्ता अंचेट्टी सड़क पर 7वें और 8वें माइलस्टोन के बीच में स्थित था। उसी सड़क को हम अभी अभी पार करके आए थे। इस पहाड़ी की चोटी पर कई गुफाएं थी, छोटी भी बड़ी भी। परेशानी की बात यह थी कि बड़ी गुफाओं की मेहराबदार छतों को जंगल की बड़ी बड़ी चट्टानी मधुमक्खियों ने अपने छत्ते बनाने के लिए सुरक्षित और आदर्श जगह मान लिया था। मैं पहले भी अंचेट्टी की सड़क से गुजरते समय कई बार इन छत्तों को देख चुका था। मुझे लगा काले तेंदुओं को पकड़ पाने की मेरी उम्मीदें अब बहुत कम होती जा रही हैं। उन गुफाओं के बीच उसे ढूंढना भूसे के ढेर में सुई तलाशने जैसा होता। ऊपर से अगर तेंदुए ने उन्हीं गुफाओं में से किसी को अपनी शरण बना लिया होता जहां मधुमक्खियों के छत्ते थे, तो उसकी रखवाली फिर मधुमक्खियां करती। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि ये चट्टानी मधुमक्खियां अगर छेड़ी जाएं तो बेहद खतरनाक दुश्मन साबित होती हैं। हम आगे बढ़ते गए और गुफाओं की कतार के नीचे की ओर पहुंचे, जहां कांटेदार झाड़ियां कम होने लगी थी और ढलान वाली चट्टानों की चौड़ी सतह दिखाई देने लगी। ये चट्टानें सदियों से ऊपर से बहते बारिश के पानी के कारण कांच की तरह से चिकनी हो गई थी। गंध हमें ऊपर और चट्टानों की ढलान पार करते हुए उन बड़ी गुफाओं में से एक की ओर ले गई, जो हमारे सामने ऊंचाई पर मुंह खोले खड़ी थी। जहां हम खड़े थे वहां से हम गुफा की छत से कम आधा दर्जन काले काले मधुमक्खी के छत्ते देख सकते थे। हर छत्ता लगभग 1 गज लंबा, करीब 2 फीट चौड़ा था। पुराने छोड़े गए छत्तों के अवशेष भी यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे और उनके बीच चट्टानों से चिपका हुआ मोम साफ नजर आ रहा था। गंदे पीले सफेद रंग के चपटे त्रिकोणों के रूप में ये छत्तों के निशान, जो शायद 9 इंच लंबे रहे होंगे। मेरे कैनवास के तले वाले जूतों की वजह से मैं फिसलन भरी चट्टानी ढलान पर बिना ज्यादा दिक्कत के चढ़ सका, लेकिन मेरे साथियों के नंगे पांव और भी ज्यादा मददगार साबित हुए। कुश के पंजे चट्टानों पर दौड़ते हुए हल्की सी टिक टिक की आवाज कर रहे थे। वो हमसे आगे बढ़ती चली गई। हम गुफा के मुहाने तक पहुंचे, जहां चारों तरफ एक दबा दबा सरसराहट का शोर फैला हुआ था। ये आवाज ऊपर लटके छत्तों से रेंगती चलती लाखों मधुमक्खियों की हलचल से आ रही थी। साथ ही साथ एक लगातार हल्की भनभनाहट भी सुनाई दे रही थी, जो व्यस्त मधुमक्खियों के पंखों की आवाज से पैदा हो रही थी। कुछ मधुमक्खियां जंगल के जंगली फूलों से शहद लेकर लौट रही थी, तो कुछ शहद की तलाश में निकल रही थीं। ये छोटे छोटे जीव अपने काम में इतने मगन थे कि हमारी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन हम समझ गए थे अगर गलती से भी हमने उन्हें छेड़ दिया तो ये हमें छोड़ेंगे नहीं। और यही शांत और बेगुनाह दिखने वाली मधुमक्खियां काले लावे की बाढ़ की तरह हम पर टूट पड़ेंगी और कुछ ही मिनटों में हमें डंक मार मार के मार डालेंगी। हम गुफा के मुहाने पर खड़े थे। वहां खून का निशान अब बहुत हल्का हो चुका था, फिर भी 2 छोटी सी सूखी बूंदें साफ नजर आ रही थी। इससे साफ पता चलता था कि घायल तेंदुआ गुफा के अंदर चला गया था। गुफा का मुंह काफी बड़ा था, लगभग 20 फीट चौड़ा और 20 फीट ऊंचा। दिन की रोशनी कुछ गज तक अंदर जाती थी। उसके आगे था घना अंधेरा। मैंने गुफा के मुहाने के पास छत से लटके 9 अलग अलग मधुमक्खी के छत्ते गिने। सबके सब बहुत बड़े थे। गुफा का फर्श पत्थरों का था। वहां पर आमतौर पर गुफाओं में पाई जाने वाली सीलन नहीं थी। शायद यही वजह थी कि यह जगह तेंदुए को भी रास आ गई थी, और मधुमक्खियों को भी शायद यह जगह इसीलिए रास आई थी। जानवर और कीड़े, खासकर बड़े शिकारी, ज्यादा नम जगहों को पसंद नहीं करते। मैंने अपने 3 साथियों से धीमी आवाज में कहा कि वो बाहर ही रुकें और गुफा के मुहाने के दोनों ओर ढलान वाली चट्टानों पर चढ़ जाएं। मैंने उनसे कहा कि ऊपर ही चढ़े रहे, तब तक चढ़े रहे जब तक कि मैं ना बोल दूं। किसी भी हालत में नीचे ढलान पर ना उतरे, क्योंकि अगर तेंदुआ मुझे पार कर जाता तो वो उसी दिशा में झपट्टा मारता। वो लोग नजरों से ओझल हो गए। मैं और कुश गुफा के अंदर घुस गए। उस पल से कुश को भी जैसे आगे के खतरे का अंदाजा हो गया था। उसका पहले वाला साहस गायब हो चुका था। वो दबे पांव मेरी एड़ियों के पास पास चलने लगी। मैं उतनी ही दूर तक आगे बढ़ा जितनी दूर तक बाहर से छनकर आती धुंधली रोशनी में देख सकता था। ज्यादा से ज्यादा करीब 30 फीट। फिर हम रुक गए। इससे आगे जाना मेरे लिए संभव नहीं था, और मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा शिकार किसी गुफा में घुस जाएगा
इसलिए मैं गांव से अपने साथ टॉर्च नहीं लाया था। अब मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो घायल जानवर को आवाज देकर उकसाने की कोशिश करूं, या फिर टॉर्च लेने के लिए सिवानी पल्ली लौट जाऊं और साथियों से कहूं कि ऊपर सुरक्षित जगह से निगरानी रखें, ताकि तेंदुआ मेरे लौटने से पहले चुपचाप बाहर ना निकल जाए। जाहिर है मुझे दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए था, वो ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद था। लेकिन सच कहूं तो मुझे फिर से इतना लंबा रास्ता तय करने में आलस आ रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि पहले तरीके को आजमा कर देखूं, और अगर काम बन जाए तो लंबी चढ़ाई उतराई से बच जाऊं। मैंने सीटी बजाई और जोर से आवाज लगाई, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं दोबारा चिल्लाया, तब कुछ जो अब तक हल्की सी सिसक रही थी भौंकने लगी। फिर भी कुछ नहीं हुआ। गुफा का रास्ता अंदर जाते जाते मुहाने की तुलना में आधा रह गया था। हमारी सारी कोशिशों के जवाब में बस सन्नाटा ही मिला। गुफा के भीतर गहरा अंधेरा, कब्रिस्तान जैसी खामोशी ओढ़े था। क्या घायल जानवर अंदर ही मर गया था? ये बात कम ही लगती थी, क्योंकि ऐसा कोई संकेत नहीं था। अनेकल वंका नाले को पार करने से पहले, जहां उसने पहली बार आराम किया था, तेंदुआ फिर से लेट गया हो। क्या वो हमारे पहुंचने से पहले ही गुफा छोड़कर चला गया था? ऐसा हो सकता था, लेकिन इसका भी कोई सबूत नहीं था जो इस बात की पुष्टि करे। मैंने इधर उधर देखा, कुछ फेंकने लायक मिल जाए। मेरे पैरों के पास ही एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। मैंने उसे बाएं हाथ से उठाया। वो काफी भारी था। मैं फेंकने के मामले में बाएं हाथ का हूँ, हालांकि गोली मैं दाएं कंधे से चलाता हूँ। मेरी राइफल पहले से कॉक्ड थी। मैंने पत्थर को दाहिनी बाह की कोहनी में संतुलित किया और जितनी भी ताकत लगा सका उतनी ताकत से उसे बगल से फेंक दिया। वो गुफा के घने अंधेरे में गायब हो गया। मुझे पत्थर के चट्टानी फर्श से टकराने की एक भरी सी धप की आवाज आई, और फिर छोटी छोटी उछालों की खटर पटर सुनाई दी। अगले ही पल वो जाना पहचाना भयानक दृश्य सामने आ गया। खांसती सी दहाड़ों के साथ तेंदुआ अंधेरे से उछल कर मेरी ओर झपटा। काला तेंदुआ होने के कारण मैं उसे तब तक नहीं देख पाया जब तक वह अंधेरे से निकल के मेरी राइफल के सामने 2-3 गज की दूरी पर नहीं आ गया। मैंने गोली चलाई, लेकिन उसके झपट्टे की रफ्तार इतनी थी कि वो मेरी ओर फिसलता सा बढ़ता हुआ दिखा। मैंने दूसरी गोली भी चलाई। गुफा के भीतर दोनों धमाकों की गूंज बार बार लौटती रही। इसके बाद तो मानो कयामत ही टूट पड़ी। मधुमक्खियों की आवाज, जो अब तक बस कानों में हल्की सी भनभनाहट की थी, अचानक तेज होती चली गई। गुफा के मुहाने से आती दिन की रोशनी में अनगिनत काले और तेजी से उड़ते हुए बिंदु दिखने लगे, जिनकी संख्या शोर बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। वो काले पिंड मेरी ओर टूट पड़े। हवा उनके झुंड से भर गई। मैंने मधुमक्खियों का कोप जगा दिया था। उसी पल तेंदुए का ख्याल दिमाग से निकल गया। मैंने झटपट अपनी खाकी जैकेट उतारी, उसे अपनी खुली पीठ और चेहरे के चारों ओर लपेटा और गुफा के बाहर की तरफ भाग लिया। मधुमक्खियां मुझ पर हिमस्खलन की तरह से टूट पड़ी। उन्होंने मेरे हाथ में डंक मारे। वो जैकेट की सिलवटों के अंदर घुस गईं। मेरी गर्दन, सिर और चेहरे पर डंक मारती रहीं। एक तो मेरी शर्ट के कॉलर के नीचे तक घुस गई। मैं उसी ढलानदार चट्टानों से फिसलता हुआ नीचे उतर आया जिस पर हम थोड़ी देर पहले चढ़े थे। कुछ दूरी से ही मुझे कुछ की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे मैं तेज हुआ, वैसे वैसे मेरे पंखों वाले यातनाकार और भी तेज हो गए। वो हवा में भरे हुए थे, गोता लगाकर बेरहमी से मुझ पर टूट पड़ रहे थे। मुझे याद आया, मैंने कभी उनकी तुलना जापान के आत्मघाती पायलटों से की थी, जो दुश्मन पर सीधा टूट पड़कर अपनी जान और अपने जहाज दोनों कुर्बान कर देते थे। उसी तरह उस दिन जो भी मधुमक्खी मुझे डंक मार रही थी, वो अपने जीवन की आहुति दे रही थी। हर मधुमक्खी के डंक के सिरे पर कांटे होते हैं, और जब वो किसी दुश्मन को डंक मारने के बाद उसे निकालने की कोशिश करती है, उसका डंक जहर की थैली सहित उसके शरीर से उखड़ जाता है और शिकार की त्वचा में फंसा रह जाता है। इस तरह डंक मारते ही मधुमक्खी खुद को ऐसा नुकसान पहुंचाती है कि थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाती है। मैं ढलान के नीचे पहुंचा, लेकिन मधुमक्खियां अब भी मेरे चारों ओर थी। बेबसी में मैंने पास में मौजूद सबसे घनी लैंटाना की झाड़ी के नीचे घुसकर शरण ली। अब तक मैं इस झाड़ी को जंगल की सबसे बड़ी मुसीबत और इंसानों के लिए सिरदर्द मानता आया था। ये हर जगह फैल जाती है, जंगलों और खेतों दोनों में। शिकार के रास्तों पर चलने में रुकावट बनती है। लेकिन उस पल मैंने अपनी सारी गालियां वापस ले लीं और लैंटाना को दुआ देने लगा। उसी ने मेरी जान बचाई। मधुमक्खियां उड़ते हुए ही हमला करती हैं और डंक मारती हैं, बिल्कुल गोता लगाने वाले बम वर्षक विमानों की तरह। लेकिन जितनी चालाक वे हैं उतनी समझदार नहीं है। नीचे बैठकर पैदल आगे बढ़कर फिर से हमला करें। उनका नियम साफ है, गोता लगाओ, डंक मारो और मर जाओ। लैंटाना की कांटेदार टहनियों के घनिष्ठ जाल ने उनके लिए मेरे शरीर का सीधा रास्ता बंद कर दिया। उस तरह से मैं निश्चित मौत से बच गया, और अगर लैंटाना वहां पर नहीं होती तो मेरी मौत
निश्चित ही होने वाली थी। उस लैंटाना ने मेरी जान बचाई थी जिसे मैं बहुत बार कोस चुका था। मैं कितना भी तेज दौड़ता, मधुमक्खियां मुझसे तेज उड़ती और हजारों की संख्या में मुझ पर टूट पड़ती। अब तक 9 के 9 छत्ते पूरी तरह से बिखर चुके थे और गुस्साई मधुमक्खियों की भनभनाहट मेरे ऊपर हवा में गूंज रही थी। मैं लैंटाना की झाड़ी के नीचे बिल्कुल चुपचाप लेटा रहा, उड़ान के दौरान मिले अनगिनत डंकों की जलन सहता हुआ। मधुमक्खियों का शोर शांत होने पर और उन्हें फिर से अपने काम में लगने में 2 से ज़्यादा घंटे लग गए। मुझे बहुत नींद आ रही थी और अगर डंकों का दर्द मुझे जगाए न रखता तो शायद मैं वहीं सो गया होता। हर घाव के आसपास की त्वचा सूज गई थी और जलन लगातार बढ़ रही थी। करीब 3 बजे दोपहर के मैं लैंटाना से बाहर निकल सका और ढलान से नीचे सड़क की ओर बढ़ा। वहां से मैं कुंदुकोट्टे गांव पहुंचा जहां मुझे अपने तीनों साथी मिल गए। वो लगभग पूरी तरह से मधुमक्खियों की नज़र से बच गए थे क्योंकि वो गुफा के मुहाने पर ऊंचाई पर थे। यानी साफ था कि मधुमक्खियों ने अपना हमला चलते फिरते दुश्मनों पर ही रखा था, यानी कि मुझ पर और उस बेचारी कुश पर। कुश भी बुरी तरह से डंकों से घायल थी और मुझे जरा भी शक नहीं था कि उस तेंदुए को भी मधुमक्खियों ने अपनी मेहरबानी दिखाई होगी। हम सब कार तक पैदल गए जहां मैंने उसे एक दिन पहले खड़ा किया था। फिर हम डेंगनी कोट्टा की ओर निकले। यहाँ एक लोकल फंड अस्पताल और डिस्पेंसरी थी। शाम काफ़ी देर हो चुकी थी जब हमने डॉक्टर को जगाकर बुलाया। डॉक्टर ने हमें अस्पताल के ऑपरेशन कमरे में ले जाकर चिमटी की मदद से कुश और मेरे शरीर में फंसे डंक निकाले। उन छोटे छोटे शैतानों ने हमें क्रमशः 19 और 41 डंक दिए थे। डॉक्टर ने हमारे घावों पे अमोनिया लगाया। हमने रात डेंकनी कोट्टा के फॉरेस्ट बंगले में बिताई। वहाँ लोहे के पलंग थे लेकिन गद्दे नहीं थे, इसलिए मैं एक कुर्सी पर ही लेट गया। तीनों आदमी बरामदे में कुश के साथ सोए। मधुमक्खियों के डंकों की वजह से मुझे तेज दर्द और बुखार चढ़ाया था। कुश भी काफी परेशान थी और मैं उसकी कराह सुन सकता था। मेरी गर्दन, चेहरा और हाथ अब भी सूजे हुए थे। एक मधुमक्खी ने मेरी बाईं आंख के कोने के पास में डंक मार दिया था जिससे वो आंशिक रूप से बंद हो गई थी। सुबह होते होते मेरी हालत देखने लायक नहीं रही। सूजी हुई आंख और फूला हुआ चेहरा लेकर मैं बंगले में लगे एक धुंधले से शीशे के सामने खड़ा था। हमने 10 बजे तक इंतजार किया और फिर वापस 9वें मील के पत्थर की ओर गाड़ी से लौटे। इस बार हम उसी रास्ते पर नहीं चले बल्कि पशुओं और शिकार के रास्तों से गए जहां चलना तुलनात्मक रूप से आसान था। इस तरह से हम उस चट्टानी ढलान के पास पहुंच गए जहां हम एक दिन पहले खड़े थे। अब मधुमक्खियां फिर से अपने छत्तों में व्यस्त थीं। माहौल शांत था, बिल्कुल सामान्य था। 3 गांव वालों को छोड़कर मैं कुश के साथ दूसरी बार ढलान पर चढ़ा और सावधानी से गुफा के पास पहुंचा। मुझे पूरा भरोसा था कि जब तक मैं मधुमक्खियों को फिर से परेशान ना करूं, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। और मुझे लगभग पूरा यकीन था कि पिछले दिन की मेरी 2 गोलियों ने तेंदुए को मार दिया होगा। और अगर ऐसा ना भी हुआ होता तो मधुमक्खियां ये काम पूरा कर चुकी होती। मैं सही था। गुफा के अंदर कुछ कदम पर गोल होकर पड़ा हुआ काला तेंदुआ मृत अवस्था में था। शरीर अकड़ा हुआ था और ठंडा। कुछ उससे लगभग 1 गज की दूरी पर खड़ी थी, सूंघ रही थी और गुर्रा रही थी। मैंने डर से उसके मुंह पर हाथ रख दिया, कहीं वो फिर से मधुमक्खियों का ना उकसा दे, नहीं तो वो दोबारा हम पर टूट पड़ेंगी। गुफा से बाहर आकर मैंने आदमियों को इशारा किया कि ऊपर आ जाए। मिलकर हम तेंदुए को ढलान से नीचे ले आए। चरवाहे के पास एक चाकू था, उसने एक लता काटी और उससे तेंदुए को बांध दिया। फिर हम चारों ने उसे कंधों पर उठाया और उसे कार तक ले गए जहां मैंने मरे हुए जानवर को बोनट और मडगार्ड के बीच में टांग दिया। डेंकनी कोट्टा के फॉरेस्ट बंगले में मैंने तेंदुए की खाल उतारी। ये एक नर काला तेंदुआ था, आकार में सामान्य था, जिसकी लंबाई 6 फीट 7 इंच थी। काले बालों के नीचे उसके शरीर पर रोसेट साफ दिखाई दे रही थी। ये पहला और संयोग से अब तक का इकलौता काला तेंदुआ था जिसे मैंने कभी मारा था। काले बालों में फंसे मधुमक्खियों के डंक पहचानना काफी मुश्किल था। मैंने आदमियों से कहा कि जितने भी डंक निकालें उनकी गिनती सावधानी से करें। मैंने खुद भी उनकी गिनती की जांच की। कुल 273 डंक उस तेंदुए के शरीर से निकाले गए। निश्चित ही कई और डंक होंगे जो हमारी नज़रों से बच गए होंगे। मैंने आदमियों को उनकी मदद के बदले इनाम दिया। फिर बेंगलोर लौट आया। मधुमक्खियों से जो सज़ा मुझे मिली थी उसकी भरपाई हो गई, क्योंकि मेरे पास अब एक काले तेंदुए की खाल थी जो बहुत ही दुर्लभ चीज़ है। और साथ ही मेरे पास एक बेहद समझदार कुतिया कुश भी थी जिसे मैंने उसके मालिक से 7 रुपए में खरीद लिया था। एक बात का जिक्र करना मैं लगभग भूल ही गया था। आपको याद होगा कि अनेकल वांका नाले पर जहां तेंदुआ पानी पीने के लिए रुका था, मुझे खून के 2 अलग अलग निशान मिले थे। उनमें से एक जगह पर खून ज़्यादा बहा हुआ दिख रहा था। क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही गोली चलाई थी, इसलिए उस समय ये बात मुझे हैरान कर रही थी।
अब इसका कारण साफ हो गया था। मेरी एकमात्र गोली जो आंखों के बीच निशाना लगाकर चलाई गई थी, लक्ष्य से चूक गई थी। वो कनपटी और कान के पास से निकलती हुई जानवर की जांग में जा धंसी थी। दूसरा जख्म वही था जिससे बहुत ज्यादा खून बहा था। पहला जख्म सिर्फ ऊपरी था। साफ है, गोली चलाते समय तेंदुए का शरीर थोड़ा मुड़ा हुआ था और वो छलांग लगाने के लिए झुका हुआ था। ठीक उसी पल मैंने गोली चला दी थी। गुफा के अंदर चलाई गई 2 गोलियों में से पहली तेंदुए के सीने में लगी थी और दूसरी गोली जब तेंदुआ मेरी ओर फिसलता हुआ आ रहा था उसके खुले मुंह में घुसी और गर्दन के पीछे से बाहर निकल गई। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म हुई ये कहानी। हमारी नई कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।